हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 17 जून के न्यूज़ पे रहेगा और साथ ही साथ हम लोग पहले जो करंट अफेयर्स कर चुके हैं उसका एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के साथ हम लोग अपने पहले रिवीजन सेक्शन से, जो कल हम लोगों ने देखा था SIPRI ईयर बुक 2020। तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एज पर SIPRI ईयर बुक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको कंसीडर करके बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे सर्कुलेट कर दिए थे, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं जो क्वेश्चन जो पता है वो कमेंट करते रहें, जिनको नहीं भी पता है उनको भी अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी, आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है वो आपका इम्प्रूव होता रहे साथ ही साथ। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया एंड यूएस टुगेदर possesses more than 90% of global nuclear weapon। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और चाइना और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा हैं इंडिया से। ये भी कल हमने देखा था कि इंडिया के पास कैसे पाकिस्तान से भी कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि इंडिया अपना न्यूक्लियर वेपन बढ़ाया है और साथ ही साथ चाइना ने भी अपना न्यूक्लियर वॉरहेड्स बढ़ाए हैं एज पर SIPRI रिपोर्ट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो गया बोथ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने पहले भी देख रखा है डिफेक्शन, तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। और ये कौन सा शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल इसकी बातें करता है। और 8th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल क्या है, 11th शेड्यूल क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर 11th शेड्यूल आप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th शेड्यूल नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो भी पता होना चाहिए कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं और कौन से शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं और कौन से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे। ये 5-6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जिनको पता है वो कमेंट करके बताएं, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो खत्म होने के बाद वो ये सारी चीजें पढ़ लें। यही एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट है आपका, आप असाइनमेंट की तरह इसको ट्रीट किया कीजिए। और ये जब भी आप पढ़ लेते हैं उसको आप नीचे कमेंट करके छोड़ दिया करें वीडियोस में, ताकि हम लोग देख सके कि कौन कौन से लोग ये सारी चीजें सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32, ये देखिए आर्टिकल 32 की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन इशू रेट्स। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, दोनों रेट्स इशू कर सकते हैं। और ये जब हम लोग फंडामेंटल राइट चैप्टर पे आएंगे तो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स एंड उनके प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि खुद से भी ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं या नहीं, और भी सारी चीजें देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन ऑल्सो एम्पावर एनी कोर्ट्स टू इशू दीज रेट्स। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ऐसा प्रोविजन है कि पार्लियामेंट रिट्स कोई भी कोर्ट को असाइन कर सकती है, कोई भी एक स्पेशल कोर्ट बना दे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी पावर दे दे कि आप भी रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई एक्ट पास नहीं किया है जिससे कि ये पावर किसी और कोर्ट को दिया गया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप मान के चले कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही रिट इशूइंग पावर है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। High Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights, whereas Supreme Court can issue writs for enforcement of fundamental rights and also for ordinary legal rights। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट यहाँ पे इंटरचेंज्ड है। हाई कोर्ट है जो वो आपका किसी भी चीज़ के लिए आप रेट इशू कर सकता है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रेट्स इशू कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, जिसमें वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू इंश्योर कि जस्टिस डिलीवर हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया 1 and 2 ओनली।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए कल हमने देखा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने बोला भी था कि आप ये जो है सारे रिवाइज कर ले कि कौन से देश हैं कौन से देश नहीं है। तो उसमें जापान भी है, मेक्सिको भी है, सिंगापुर भी है, इसके अलावा यूएस भी है, यूके भी है, इंडिया भी है, आपका कनाडा भी है, लेकिन चाइना इसमें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया चाइना। दिनेश गोस्वामी कमेटी किस चीज से रिलेटेड है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। और ये हमने देखा था कि कैसे इसने रिकमेंड किया है कि डिफेक्शन जो है वो ऐसे ही नहीं करना चाहिए, और बहुत ही सारे प्रोविजंस दिए हैं। और ये जब हम पार्लियामेंट में आएंगे, जब इलेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपका इलेक्शन कमीशन के क्या रिकमेंडेशन है, लॉ कमीशन के क्या रिकमेंडेशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या प्रोविजंस दे के कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग जान लेते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी जो बात की जाती है इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। इंदिरा स्वानी केस जो है आपका 1992 का, वो किस चीज से रिलेटेड है, तो उसने अपर लिमिट फिक्स की है रिजर्वेशन की 50%। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे और रिजर्वेशन पे आएंगे, तो ये सारी चीज़ें केसेस भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यूपीएससी पूछते हैं। और ये सारे तो एक टाइप से इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं, केशवानंदा भारती, इंदिरा स्वानी, ये सब बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने ईडब्ल्यूएस सेक्शन को रिजर्वेशन दिया है रिसेंटली, वो कौन सा है, 103। आपको पता होना चाहिए कि 104 क्या है, 102 क्या है और 101 क्या है। जैसे कि 104 ने एक्सटेंड किया है एससी एसटी का रिजर्वेशन फॉर अनदर 10 इयर्स। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शेड्यूल रिलेटेड टू डिफेक्शन, जो हमने अभी देखा था कि 10th शेड्यूल, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, हमने ये बता रखा है कि जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़े जो कि अमेंडमेंट्स एक्ट हो उससे ऐड हुआ है, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो इसका आंसर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अब हम लोग चलते इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इशूज यानी करंट अफेयर्स टॉपिक की तरफ। तो वहां पे न्यूज में आया है कि गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है, और उसमें बोला है कि मैंडेटरी वॉशिंग ऑफ कोल जो थी, जो थर्मल पावर प्लांट्स में सप्लाई होते थे कोल्स, उसको वो प्रोविजन को उन्होंने अमेंड किया है। तो क्यों अमेंड किया है, तो जो मिनिस्ट्री है उनका मानना है कि जो कोल वॉशिंग है उससे आपका जो पॉल्यूशन जो ओरिजिनल एम था वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो वॉशिंग करते हैं उससे क्या होता है कि आपका जो एसेज है, जो एसेज आपने वॉश कर दिया कोल को, तो एसेज क्या है, एक जगह पॉल्यूशन जो बिखर जाता है वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन पूरा रोक दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इट पॉइंटेड आउट द प्रोसेस ऑफ कोल वॉशिंग, ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है और कॉस्टली भी है। उससे क्या होता है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल भी कम हो जाती है। तो ये सारे तो नुकसान वाले पॉइंट्स हैं। जो फायदे वाले पॉइंट्स थे उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल वॉशिंग। तो वॉशिंग ऑफ कोल इंक्रीजेस द इफिशियंसी एंड द क्वालिटी ऑफ ड्राई फ्यूल। तो हाँ, अगर वो फ्यूल ड्राई होगा तो उसकी इफिशियंसी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। Combustion of washed coal could be better for combustion of washed coal would be better from an emission and local air pollution perspective, and unnecessary transport of large amount of एस एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल वुड बी मिनिमाइज। जो वॉशिंग करते हैं उससे क्या होता है कि आपका जो लोकल एयर पॉल्यूशन के लिए आपका बेटर होता है, क्योंकि अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे अगर बिना वॉश किए हुए अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे बहुत उड़ते हैं और लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वो करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और इसका आंसर हो गया बोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट साइंस के। साइंस में बहुत ज़्यादा न्यूज रहा है, तो साइंस में हम लोग क्वेश्चन करके बहुत सारे न्यूज पढ़ लेते हैं। बायोसेफ्टी लेवल की बात की गई है, तो बायोसेफ्टी लेवल क्या है, तो बायोसेफ्टी लेवल में 4 लेवल्स होते हैं और वो कैटेगराइज करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना डेंजरस है हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए तो ऑर्गेनिज्म की बात की गई है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कुत्ता और बिल्ली की बात नहीं की जाती, यहाँ पे बात की जाती है वायरस, बैक्टीरिया,
फंगाई और पैरासाइट्स ईटीसी से रिलेटेड ये ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। BSL यानी बायोसेफ्टी लेवल 1 इज कंसीडर्ड टू बी लेस हजार्डस एंड 4 इज कंसीडर्ड टू बी मैक्सिमम रिस्क, और ईच लेवल बिल्ड्स ऑन प्रीवियस कैटेगरी एडिंग मोर लेयर ऑफ कंस्ट्रेंट। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा लेवल को हैंडल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमें कंस्ट्रेंट्स रखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है कि जो कोविड-19 वायरस है, जो सार्स कोविड-2 है, उस वायरस को कौन से बायोसेफ्टी लेवल में रखा गया है। तो ये आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है BSL 2 लेवल पे ही है, अभी 3 और 4 आना अभी बाकी है। अब चलते हैं गेटवे लूनर ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट के बारे में। तो ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ नासाज एट्रिमिस प्रोग्राम। ठीक है, तो नासा का एट्रिमिस प्रोग्राम का पार्ट है ये। और गेटवे इज अ स्मॉल, ये क्या है? एक स्मॉल स्पेसशिप दैट विल ऑर्बिट अराउंड मून, मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा ये। और एक टाइप से जैसे आप वहाँ पे अर्थ से कोई भी भेजेंगे वो कुछ दिन के लिए रहेंगे, और एक टाइप से ये पोस्ट है, यहाँ से आप मून पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप मार्स पे भी जा सकते हैं। और इट इज मेंट फॉर एस्ट्रोनॉट मिशन टू मून एंड एक्सपेडिशन टू द मार्स। ठीक है, और इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्या इसमें अंतर है और इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से क्या अंतर है। यानी कि इसमें ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि ये छोटा है तो फैसिलिटीज़ भी कम है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूजुअली 1 ईयर से ज़्यादा लोग रहते हैं। एट्रिमिस प्रोग्राम क्या है? तो इट इज़ एन आउटगोइंग गवर्नमेंट फंडेड क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ यूएसए का ये प्रोग्राम है। इसमें इसका क्या एम है? गोल ऑफ लैंडिंग फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन टू द मून। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली कहाँ पे लैंड करवाना है? तो साउथ पोल रीजन बाय 2024। और उसके कौन कौन इसके पार्ट है? तो इसमें ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन, जापानीज एंड नासा इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट तो हो गए। अब इस पे तो क्वेश्चंस हमने दे रखे नहीं हैं, तो नेक्स्ट वाला जो न्यूज़ है उस पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात की गई है, और ये आपका इसी से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोगों ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज नोन एज बोस आइंस्टाइन कॉन्जर्ट, ये हमने बनाया है वहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बीईसी क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। तो NASA scientist has on Earth has collaborated with astronauts on International Space Station to corral the first Bose-Einstein concept, जिसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोला जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर्स क्या क्या होते हैं? जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है उसको हम लोग क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे आएंगे। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर किसको बोला जाता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा, विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय केमिस्ट अर्विंग लैंगम्यूर। ठीक है, तो अर्विंग लैंगम्यूर ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो फोर्थ स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ गैस ऑफ आयंस इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई रोम फ्रीली। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मा के बारे में पता हो गया कुछ कुछ कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे थोड़ा सा जानते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन और इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। दिस एक्सोटिक मटेरियल ओनली एग्जिस्ट व्हेन एटम ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो। तो ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और जब कूल किया जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कुछ कुछ एटम्स को, कुछ कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के एटम को, तो एटम
the cluster of atoms begins functioning as single quantum object with both wave and particle properties. तो कोई भी एटम में वेव और पार्टिकल प्रॉपर्टीज दोनों ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे लाइट में हमने पढ़ा है साइंस में कि कैसे वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है, तो वो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग ने फिर से बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि ये स्टैटिक साइंस का पार्ट है, तो इस पे हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी फैक्ट्स ऐड कर लेंगे, तो इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को यूज किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स एट नॉट माइक्रो बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका आंसर डायरेक्टली यहीं से आ गया। और लाइट अपीयर्स टू स्लो डाउन व्हेन इट पासेस तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट also has also many properties of a superfluid। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सुपर फ्लूइड बनाने के लिए हमको एट लोएस्ट लेवल तक कूल करना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो तक। तो एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है वो आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, कि इसका केल्विन में, इसका फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस, तीनों में आप हमें टेम्परेचर कमेंट करके बताइए। अगर जिनको नहीं पता है वो वीडियो के बाद कमेंट कर दें इस वीडियो पे। BEC आर ऑल्सो यूज टू सिमुलेट कंडीशन दैट माइट एग्जिस्ट इन ब्लैक होल। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो क्यों ये है स्टेटमेंट सही, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इसका आंसर। तो हमें पता चल गया सिक्स्थ का आंसर। हम लोग सॉल्व करते हैं। तो BEC हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन वेराइटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन अर्थ सिंस 1995 बट दे आर हिंडर्ड बाय ग्रेविटी विच कोलैप्स द क्लाउड इन ए स्प्लिट सेकेंड। पहला स्टेटमेंट सही है। टू मेक BEC साइंटिस्ट मस्ट फाइंड फर्स्ट कोरल एंड सुपर कूल एटम्स। ये हमने अभी देखा है। क्या होता है, बात ऐसी है कि जो एटम्स हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल्ड हो जाते हैं तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हम लोग देखते हैं कि वो वाइब्रेट करते हैं इधर उधर, वो ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाती है। तो वो क्या होते हैं, जो एटम के बीच के जो स्पेसेस हैं वो एक टाइप से बहुत ही खत्म हो जाते हैं और वो एज ए बिहेव करने लगते हैं एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसी के कारण इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि ब्लैक होल में जो इतना ज्यादा कंडेंस चीज है वो कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसको स्टडी करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं ब्लैक होल्स के बारे में भी। तो ऑन अर्थ लैबोरेटरीज कैन ओनली मेंटेन बोस आइंस्टाइन, क्योंकि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे। तो यहाँ पे हम लोग जब अर्थ पे बनाते हैं तो मिली सेकेंड्स के लिए ही ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट मोर देन ए सेकेंड के लिए इस मटेरियल को बना के रखा। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या था, ए। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है तो एटम क्लम्प हो जाते हैं एक टुगेदर और नो लॉन्गर थाउजेंड ऑफ जस्ट एक सुपर एटम की तरह वो बिहेव करते हैं। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे। तो उसमें क्या है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बारे में बात की गई है कि ऐसा बनाना चाहिए, तुरंत बनाना चाहिए। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अट्रैक्ट न्यू इंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज। तो नया इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे ही साथ हम लोग स्किल भी प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज के लिए। और नेशनल कैरियर पोर्टल जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक में चलें तो वहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है आपके पे सबसे पहले 2-3 रिपोर्ट्स आए हैं, उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन निकालता है, जिसने इंडिया को 43rd रैंक दिया है, तो वो आपका निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये निकालता है, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, तो दिस इज रिलीज्ड बाय UNCTAD। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, C9 का आंसर। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं
किस चीज से रिलेटेड, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 जून बाय वर्ल्ड बैंक, और द डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट्स सेलिब्रेटेड। कौन सा थीम है, तो रेमिटेंस आर फॉर लाइफ। तो ये हमने दो स्टेटमेंट दिया है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तब तक हम लोग थोड़ा सा ईरान न्यूक्लियर डील और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का न्यूज में जो आई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि सीरियस कंसर्न दिखाया है कि ईरान का फेलियर टू कोऑपरेट इनटू अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मटेरियल इन द कंट्री। देखिए इस महीने का आप थीम समझिए, देखिए कितना ज़्यादा न्यूक्लियर चीज़ों के बारे में बात हुई है। इस आप कल देखे, आपने कल आपने देखा, ये देखिए SIPRI रिपोर्ट देखा, उसके पहले हम लोगों ने CTBT NPT ये सारे चीज़ें पे भी बात चल रही थी। उसके अलावा लड़ाई वड़ाई का भी बात हो रहा है, इंडिया फाइट करेगा चाइना से, USA फाइट करेगा चाइना से, तो सारे चीज़ों में रिलेट करके न्यूक्लियर चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही है। तो ये आपका इस महीने का एक टाइप से आप बोल सकते हैं कि 4-5 अगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाएगा तो आपका न्यूक्लियर एक थीम है जो कि बहुत इस महीने का कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में फोकस रह रहा है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, 2-4 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पढ़ लेने चाहिए, और साथ ही साथ स्टैटिक टॉपिक भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो अब ये तो बातें हो गई, ये तो है ही इसका न्यूज़ में क्यों रहा है कि क्योंकि ईरान ने 2015 में एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, उसमें बोला था कि हम लोग लिमिट करेंगे अपना जो न्यूक्लियर फ्यूल स्टॉक पाइल है उसको लिमिट करेंगे। लेकिन ऐसा US का मानना है कि हम लोगों ने कितना भी बोला तो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं अपना। आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो उन लोगों ने सैंक्शन दे दिया है, और सैंक्शन देने के बाद ईरान और भी ज़्यादा एक टाइप से बोल रहे हैं कि अब तो हम कुछ मानेंगे ही नहीं। तो ये न्यूज़ में रही है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ईरान न्यूक्लियर डील आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ईरान न्यूक्लियर डील में कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है। तो US पार्ट है, आपका UK पार्ट है, रसिया पार्ट है, चाइना पार्ट है, फ्रांस पार्ट है, जर्मनी पार्ट है। उसके अलावा अगर कोई देश आता है तो आपका पार्ट नहीं है, या फिर इनमें से कोई आ जाता है और बोला जाता है कि ये कौन कौन पार्ट है, तो ये सारे कंट्रीज पार्ट हैं। उसके अलावा जो डील की बात की गई है, वो डील का जो डिटेल्स है वो आपका EPFO के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने 2-4 पॉइंट्स दे दिए हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं बोनस वन लाइनर पे के तरफ। तो ये एक फिश की वैरायटी फाउंड हुई है अरुणाचल प्रदेश में। पद्मश्री हमेशा न्यूज़ में आते रहता है कि पद्मश्री के लिए इनको नॉमिनेट किया गया, इनको नॉमिनेट, तो जब तक अवार्ड मिल नहीं जाता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बेसिकली क्या कौन कौन से अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं, भारत रत्न जो फर्स्ट, देखिए 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हम लोग देख लेते हैं। तो 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एंड देन कम्स द नंबर ऑफ पद्म श्री। तो ये 4 अवार्ड्स जब भी आपके न्यूज़ में आएंगे किसी को मिला है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बोला है कि हम लोग पालम गुड़ और नीरा बनाएंगे। तो ये क्या है, नीरा एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि पाम ट्री का एक्सट्रैक्ट बिफोर सनराइज के पहले जो पाम ट्री का एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, वो सनराइज के पहले उतारते हैं उसी को, वो एक टाइप से बहुत उसका डिमांड है तो उसको बाहर भी भेजेंगे। और ये सॉफ्ट ड्रिंक का एक टाइप से क्या होगा, रिप्लेसमेंट टाइप का होगा, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक मोस्टली जो है बाहर के कंट्रीज पे करके होते हैं, और हम लोगों का जो फोकस है कि स्वदेशी मूवमेंट जो एक तरीके से कह सकते हैं वो आ रहा है, तो उसके कारण ये आपका आया है। राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि वर्ल्ड का बिगेस्ट कोविड-19 फैसिलिटी बनाया जाएगा। तो ये भी न्यूज़ में रहा है, आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ये कौन सा मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि 4.4 डिग्री टेम्परेचर का इंडिया का राइज कर सकता है बाई 2100 फ्रॉम टेम्परेचर बिटवीन 1976 टू 2000। ये बेस है, इससे बोल रहे हैं कि इससे उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर सकता है बाई
100। उसके अलावा आपका जो वर्ल्ड यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड वर्ल्ड डे ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन बनाया गया, जिसका थीम क्या रहा, फूड फीड फाइबर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। फूड फीड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ये पूरा थीम है, लेकिन फूड फीड फाइबर तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा यूएनसीसीडी है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं और पूछे जा चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। और जो क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं वो दूसरे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं किया जाता है, पुराने क्वेश्चन भी डायरेक्टली उठा के डाल दिए जाते हैं न्यू एग्जाम्स में। कौन इतना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएगा, किसके पास इतना मतलब समझ सकते हैं आप कि कुछ कुछ एग्जाम्स को लेस प्रायोरिटी दी जाती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। जो पुराने क्वेश्चंस हैं उठा के दे दिए जाते हैं। तो आपको भी उसी तरह से स्मार्ट होना है कि अच्छा आप पुराने उठा के देते हैं तो हम लोग पुराने ही सारे सॉल्व कर लेंगे, कि उससे तो मिस नहीं होंगे। तो यूएनसीसीडी क्या है, एक 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है और इट इज अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। देखिए सोल लीगली बाइंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लीगली बाइंडिंग है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका है। वन कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से स्टेम हो रहा है, रियो कॉन्फ्रेंस से स्टेम हो रहा है, तो ये भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टू हेल्प पब्लिसाइज द कन्वेंशन 2006 को मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट्स एंड डिजर्टिफिकेशन। उसके अलावा स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट हमने दे दिया है, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए हैं। जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये 2-4 पॉइंट्स पढ़ लेने हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा डिजर्टिफिकेशन का क्या रीजन है। जैसे वाटर इरोजन सबसे ज्यादा माना जाता है, उसके बाद विंड, उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद आपका आ जाता है वेजिटेशन डिग्रेडेशन। ये देखिए ये सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको देख लीजिए 11% है, ये 8% है, तो सेकंड आपका ये हो गया, फर्स्ट आपका ये हो गया। आप एक बार थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका सीएससी खास करके मेंस में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपका इकोनॉमी में हो या फिर पेपर 1 में आना ही आना है इससे रिलेट करके, और नहीं होगा तो फिर आप एग्रीकल्चर अगर आ जाता है आपका टॉपिक ऐसे में, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना वो थ्रू आउट आपके पेपर्स यूज होते हैं, तो उनको आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। आपको मैंने बोला कि 2-4 जो असाइनमेंट्स दिए हैं, आप जिनको पता नहीं है वो आप जो यूजुअली बहुत सारे लोग कमेंट करके लिखते हैं नीचे वीडियो के नीचे, तभी हमें पता चलता है कि हाँ हमने बोला कि ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, तो आप उसको पढ़ते भी हैं। इसको कथा की तरह नहीं ट्रीट करना है, इससे हमें जानकारी लेनी है, इससे हमें अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है। डेली करंट अफेयर्स से खास करके स्टैटिक पार्ट का नॉलेज बढ़ाना है। तो आप वो असाइनमेंट सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर सेशन में कल फिर से।